हरिओम उमानंद में ओम शांति में ओम ज्ञान में आपके दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत सामाजिक श्रेणियों में भाषा का हम लोग अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होती है? सामान्यतः भाषा कहा जाता है विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है, जो संकेत होता है, जो शब्द होता है, जिसे हम सुन करके, समझ करके, लिख करके, बोल करके, पढ़ करके इत्यादि के माध्यम से जो करते हैं वही क्या कहलाती है? भाषा। भाषा वास्तव में विचारों के आदान प्रदान का, भावनाओं के आदान प्रदान का साधन है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भाषा का अर्थ भी समझेंगे और इसके संग संग हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो विविधताएं हैं, भाषागत विविधताएं हैं, वह किस रूप में हैं, किस तरह से उसे देखा समझा जाता है। इसका हम जब डिटेल में समझ लेंगे तो फिर हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि विभिन्न भाषाई क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार से हम शिक्षा दें। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाषा का अर्थ और भाषा की विविधताओं का स्वरूप भारत में कैसा है उसको देखेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अगर हम बात करें भाषा का, अब ध्यान से देखते चले जाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अब भाषा की अगर बात करें, भाषा क्या एक संकेत है। वह संकेत शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है, यानी शब्दों के माध्यम से भी वह संकेत हो सकता है और बिना शब्दों के भी माध्यम से संकेत हो सकता है, जिससे हमारा क्या होता है? विचार आदान प्रदान हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। यानी भाषा वह संकेत है जो शाब्दिक या अशाब्दिक या दोनों रूपों में हमारे विचार और भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। आइए हम दूसरा का एक अर्थ देखते हैं। पढ़ करके, लिख करके, बोल करके या सुन करके जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। पढ़ करके हो जाए या लिख करके हो जाए या बोल करके हो जाए या सुन करके हो जाए या इसमें से दो तीन हो, साथ में हो, जिसके माध्यम से क्या हमारे विचारों का, हमारे भावनाओं का, हमारी इच्छाओं का क्या हो? आदान प्रदान हो, क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इसलिए भाषा सिर्फ शब्द ही नहीं, संकेत भी होते हैं। यही कारण है कि जो गूढ़ रहस्य होते हैं वो लिखा तो कुछ और जाता है, लेकिन उसका बहुत व्यापक अर्थ होता है, बड़ा सूक्ष्म अर्थ होता है। इसलिए भाषा सिर्फ शब्द तक ही सीमित नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए भाषा को संकेत कहा जाता है। कभी कभी शब्द का सीधा अर्थ निकलता है तो कभी कभी शब्द का संकेत के अर्थ में, रूप में अर्थ निकलता है। जैसे पानी लाओ, इसका अर्थ निकला कि नहीं, प्यासे हैं, पानी मांग रहे हैं। अगर कोई के जल्दी पानी लाओ तो इसका अर्थ यह निकला कि वो आदमी गुस्से में है, बहुत तेज प्यास लगी है, तब वो इतना इस तरह से झटके। इसलिए शब्दा, अर्था, लक्षणा और व्यंजना कई रूपों में हम लोग अर्थ निकालते हैं। तो फिलहाल में हमने बताया आपको भाषा में संकेत के रूप में, शाब्दिक या अशाब्दिक रूप में हम जो संबोधन करते हैं, बोलचाल करते हैं, जिससे हमारे विचार भावनाएं आदान प्रदान होती है, वो भाषा कहलाती है। या पढ़ करके या लिख करके या बोल करके या सुन करके जिन संकेतों के माध्यम से, जिन भाषा के माध्यम से, जिन शब्दों के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा। ये दोनों अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब फिलहाल में बहुत दिन से आप सुनते आए हैं, थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो ये सब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम चलते हैं कि अब भाषा की बात है तो भारत में अगर बात करें भाषा या बोलियों की हम बात करें तो 1650 यानी 1650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनका व्याकरण ही नहीं है, यानी उसमें उसका हम अध्ययन नहीं कर सकते, उसका अर्थ नहीं बता सकते। और कुछ ऐसी बोलियां हैं जिसका हम व्याकरण है, जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके साहित्य को पढ़ सकते हैं। ये सब ऐसी भी बोलियां हैं। तो आगे हम चलते हैं कि तो भारत अगर बात करें तो भारत भाषाई बहुत ज़्यादा विभिन्नता है भारत में। अगर हम बात करें इस भाषा की बात तो भारत में कुल क्या है? कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं हैं, पहले ध्यान से देखते चले जाइएगा, फिर आप पर्याप्त रूप से समझ जाएंगे। भारत में कुल कितनी भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं हैं? कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान के अंतर्गत या भाषा विज्ञान के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। 6 शास्त्रीय भाषाएं, जिसमें संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है। ये क्या है? शास्त्रीय भाषा। आप शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जिसका स्वतंत्र रूप से व्याकरण मिलता हो, स्वतंत्र रूप से उस भाषा का अपना स्थान हो, जिसका कम से कम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व का इतिहास हो
और जिसमें उस भाषा से संबंधित ग्रंथ मिलते हों जो दूसरे भाषा से संबंधित न हो, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा और अपना व्याकरण और अपना साहित्य या ग्रंथ इत्यादि को धारण किए हुए हो, कम से कम 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व का हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषाएं। ये शास्त्रीय भाषाएं मात्र जो है अभी तक 6 ही हैं, जिसमें संस्कृत है। अगर संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी कहा ही जाता है। संस्कृत के अलावा अगर हम देखें तो 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि को मिला, और 2014 में जाकर किसको मिला? उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो एक प्रकार से आप समझ गए होंगे, शास्त्रीय भाषा वह भाषा होती है जिसका कम से कम 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व का इतिहास हो, उसका अपना ग्रंथ हो, उसकी स्वतंत्र व्याकरण हो, स्वतंत्र भाषा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा कहते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं स्वीकार की गई। ये कैसा है? वर्तमान में है। अगर हम बात करें भारतीय मूल संविधान में, तो भारतीय मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। बाद में संशोधनों के दौरान ये भाषाएं जुड़ती चली गई। इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय मूल संविधान में, यानी जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, उस समय भारतीय मूल संविधान में कुल 14 भाषाएँ थी। अगर उसका हम नाम देखें तो उन 22 भाषाएं, जो 22 भाषाओं का अगर हम नाम देखें तो हिंदी, बंगला, मराठी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली और गुजराती। इस बात का थोड़ा सा हम ये नहीं लिखे होते, ऐसे ही बता के छोड़ दिए होते, लेकिन हमको लिखना अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेपाली है, कभी कभी ये पूछ देता है, ऑप्शन दे करके पूछ देता है, इसमें से कौन सी भाषा दूसरे देश की राष्ट्रीय भाषा है। तो अब ये नेपाली वाला आ जाएगा। तो नेपाली भी बोलने वाले भारत में लोग हैं, और नेपाली वालों को भी क्या किया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसका ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसके लिखा। ये तो रहा 12 ठो, अच्छा ठो रहा शास्त्रीय भाषाएँ। अरे ये रहा, हाँ ये कितना रहा? 22 भाषाएँ हैं ना। 22 भाषा ये रहा ये, और 6 ठो ये जोड़ देंगे तो आप हो जाएगी, क्या हो जाएंगी? कुल 22 भाषाएं हो जाएंगी। कुल मिला के हम बात करें तो ये जो 22 भाषाएं हैं, ये 22 भाषाएं जो है स्वीकार किया गया है वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में। तो अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। बोली होती है कि जब कोई बोलता है तो उसे सुन करके या उसके संकेत को समझ करके, देख करके हम विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं। लेकिन भाषा वह होती है जिसको हम सुन करके, उसके संकेतों को समझ करके विचारों का आदान प्रदान भी कर लेते हैं, साथ में उसके व्याकरण का हम क्या करते हैं? अध्ययन भी करते हैं। अर्थात उस भाषा को हम सीखना चाहें, पढ़ना, लिखना, बोलना चाहें व्यवस्थित रूप से, तो उस भाषा का शुद्ध स्वरूप भी हम व्याकरण के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भाषा होती है। भाषा का अपना व्याकरण होता है। बोली का जो है ये बोली का कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कहने का मतलब बोलियों में ऐसा नहीं मिलता, उनके व्याकरण नहीं मिलता। यही कारण है कि लगभग बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आज भी व्याकरण का पता नहीं चलता। न हम उनके विचारों को समझ पाते हैं, न वो हमारे विचारों को समझ पाते हैं। इसलिए उनको पढ़ाने लिखाने में भी अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो कुल मिला के हम बात करें तो आप समझ गए होंगे कि भाषा में हमें एक व्याकरण मिलता है, बोली में व्याकरण नहीं मिल पाता। अर्थात भाषा बोली होती है, भाषा क्या होती है? बोली होती है, लेकिन हर बोली भाषा हो ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जिसमें आज भी हम व्याकरण बिल्कुल नहीं बना पाए हैं, या नहीं बन पाया है, या नहीं समझ पाए हैं। लेकिन भाषा बोली होती है, लेकिन सभी बोली भाषा होगी ऐसा मैं अनिवार्य रूप से नहीं कह सकता, ऐसा अनिवार्य रूप से नहीं होता। यही कारण है कि भारत में जब शिक्षा की बात आती है तो बड़ी भारी समस्या उत्पन्न होती है कि किस तरह से शिक्षित किया जाए। अगर हम बात करें थोड़ा सा भाषा की, अगर हम बात करें भाषा हो या बोली, वह एक स्थान विशेष पर पाई भी जाती है, साथ में उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, अपना उनका एक लहजा होता है, एक टोन होता है, एक स्वर होता है, एक उनमें अपनी एक
भावनाएं उसमें शाब्दिक भावनाएं रूप में दिखती हैं। तो भाषाओं का या बोलियों का अपना एक स्थान होता है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है, जिसके कारण से अगर हम उसकी मातृभाषा में समझाएं या मातृभाषा में बात करें तो उसे ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक सूल। कुल मिला के हम ये कहें कि वास्तव में अगर आदमी कोई भी व्यक्ति हो अपनी मातृभाषा में जब उस चीज़ को समझता है तो उसे बहुत ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा भावनाएं उसके पकड़ में आती हैं। लेकिन विश्व का सभी देश जितने भी विकसित हुए हैं सब अपने ही देश के भाषा में विकसित हुए हैं। लेकिन भारत का दुर्भाग्य ये है कि भारत में इतना ज़्यादा भाषाई विभिन्नता है जो शिक्षा के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न करती हैं। साथ में भ्रष्टाचारी विभिन्न दूसरी भाषा का प्रयोग करके आपस में घालमेल कर लेते हैं। अब देखिए, मामला हमारा, वकील हमारा, कोर्ट में बहस हुई दूसरी भाषा में, क्या फैसला हुआ, लास्ट में हमको फैसला पकड़ा दिया गया, क्या बोला गया, क्या उत्तर दिया गया, मुझे कुछ पता नहीं। और कहेंगे कि भारत में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला है। तो ये भाषा का अपमान ही तो है। मामला जब हमारा तो हमारी भाषा में बहस करो। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी जज को समझ में नहीं आता। कुल मिला के कुर्सी और पावर मिलने के बाद जो मैं चाहूँगा वही होगा, वही सी में सब कुछ होना चाहिए। मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं। तो ये जो भाषाई जो विभिन्नताएं हैं, जो भाषाई विभिन्नताएं जो हैं, उन विभिन्नताओं के बीच हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए एक अध्ययन अध्यापन करें ताकि सभी बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस बात को हम आगे की वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको इतना समझाया कि भाषा किसे कहते हैं, शास्त्रीय भाषा क्या होती है, और वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का क्या उल्लेख रहा, और भारतीय मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं रही, इसको समझाया। फिर मैंने बोली और भाषा का अंतर बताया कि भाषा का बोली होता है, लेकिन हर बोली का भाषा हो ऐसा जल्दी संभव नहीं होता, यानी नहीं के बराबर, क्योंकि भारत में 1650 भाषाओं का व्याकरण नहीं बन पाया है। बहुत ज़्यादा, हमको जहाँ तक अनुमान है, बहुत ज़्यादा जो बन पाया 450 या 500 भाषाओं का लगभग व्याकरण बन पाया है, बकिया का नहीं बन पाता है। बोली है, जबकि आज भी चल रही है, उस जनजाति, उस समाज के द्वारा वो भाषा चल रही है, लेकिन फिर भी व्याकरण नहीं बता। भाषा और बोली का मैंने अंतर बताया। फिर मैंने बताया कि भाषा हो या बोली हो, वह स्थान विशेष और अपनी एक संस्कृति लिए हुए होता है, जिसमें उसका स्वर, टोन इत्यादि अनेक प्रकार की स्थिति होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि कोई भी समाज हो जब अपनी मातृभाषा में अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से उसे बहुत ज़्यादा संतुष्टि, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा समझ में आता है। ये सब सारी बातें बताएं। आगे की वीडियो में बताएंगे विभिन्न भाषाई क्षेत्र में किस प्रकार से बालकों को शिक्षा दी जाए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।